गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को ग्रास नली या अन्न नलिका तक पढ़ा दी थी। आज मैं फिर से अभी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को अमाशय कि अमाशय का क्या काम होता है। तो देखो, यह एक स्नायुओं की पोली थैली होती है। यह अन्न नलिका का सबसे चौड़ा हिस्सा है। अन्न नलिका मतलब है जहाँ पर हमारा खाने का पाचन होता है वहाँ पर, ठीक है। यह उदर गुहा में श्वास नल के पट के नीचे लंबा इसकी होती है। उसकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 4 इंच होती है। ये देखो, ये दिया हुआ है अमाशय का डायग्राम, ठीक है। इसका अधिक चौड़ा भाग दाईं तथा कम चौड़ा बाईं भाग और होता है। पूरा इसका बता रहा है। इसे कार्डियल ओपनिंग भी कहते हैं। तब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कार्डियल ओपनिंग किसे कहते हैं। जहाँ से छोटी आंत का आरंभ होता है उसे पायलोरिक ओपनिंग कहते हैं। इन दोनों मुख संकुच स्नायुओं के बीच में, मतलब ये वाला मुख गुहा, ये सब, ये देखो पूरा नाम दिया हुआ है किसको किसको क्या बोलते हैं। डायग्राम तुम बनाना सीख गए तो तुमको यहाँ से सब डायग्राम बना लिए और डायग्राम को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि कहाँ कौन कौन सा चीज़ होता है करके, ठीक है। तो देखो, ये वाला भाग है अन्न नली का, इस भाग को जठर नली बोलते हैं। उसके नीचे ये होता है, इसके नीचे ये होता है करके आप पूरा खुद ही लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जठर के भीतरी भाग में अंतस्त्वचा का आवरण होता है। जठर जब खाली रहता है तो उसमें झुर्री पड़ जाती है। मतलब ये कौन सा वाला जठर है, ये वाली भाग हो रही है, ठीक है। इसमें जब खाना भरा है ये वाला भाग तो ये ठीक रहेगा, नहीं तो ये सिकुड़ जाता है, बोल रहे हैं, ठीक है। अंतस्त्वचा से लगा हुआ उसके नीचे दूसरा आवरण है जिसमें जठर ग्रंथि है। इसमें से उत्पन्न होने वाला जठर रस छोटी नलिका द्वारा जठर में पहुँचता है। अब यहाँ पर बता रहा है कि यहीं पर नीचे का कोई भाग है, बता रहा है जहाँ पर जठर रस रहता है वो नीचे की तरफ जाता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तीसरी आवरण में स्नायुओं बना होता है। इन स्नायुओं के आड़े तिरछे स्तर होते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि आड़े तिरछे स्तर होते हैं करके। इनमें से आड़े स्नायु के कारण अन्न नलिका व छोटी आंत के पास मुख सदा बंद रहता है। भोजन के आगे जाते ही समय खुलता है, बता रहे, ठीक है। इधर का भाग जठर के ऊपरी उदरांतवेष्टन नामक एक चमकने वाला चिकना आवरण होता है। यही आवरण उदर या इंद्रियों पर भी रहता है। मतलब तुम लोगों का 12th में ना, वैसे मैं पढ़ाती थी, तुम्हें बताई थी, ये डायग्राम तुम बनाना सीख गए 2 से 3 बार में। तो इसी पूरे डायग्राम को तुम पॉइंट वाइज क्या कर लो, एक्सप्लेन कर लो। शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी मतलब कि बड़े आंसर को रटने का। और तुम लोगों को पिछली बार असाइनमेंट में क्वेश्चन दी थी, तुम लोग ने क्या किया, पूरा छाप दिया। 10 1.5 2 पेज का एक एक आंसर याद कर सकते हो, उसको रट्टा मार सकते हो, बेवकूफ़ो, हाँ। उसको इतना छापना नहीं है, आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। तो शॉर्ट आंसर में अपने शब्दों में लिखना सीखो कि इसके नीचे ये होता है, जठर के नीचे मुख होता है। जहाँ इसको भी पढ़ो, 2-3 बार इसको भी पढ़ो और समझ के उसको डायग्राम को एक्सप्लेन करो। अब नेक्स्ट है, देखो अमाशय का क्या क्या होता है। तो भोजन का संग्रह, मतलब हम जो खाना खाते हैं उसका संग्रह यहाँ से होता है। यही हमारा जो खाना है वो क्या होता है, रस के रूप में, मतलब कि वही पाचक रस जठर रस के रूप में फैलता है और यहीं से फिर मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। भोजन में भौतिक परिवर्तन अमाशय की दीवारों के क्रमानुकुंचन मतलब ऐसे ऐसे सिकुड़ता है ना, उसको बोलता है भोजन पिसकर लुगदी के रूप में हो जाता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यहाँ पर जठर रस में HCl होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हमारे खाने में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अमाशय ग्रंथियाँ जठर रस का स्राव करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का आंशिक पाचन करते हैं। शक्कर, जल में घुलने वाले पदार्थ, अल्कोहल तथा औषधियों का अवशोषण होता है, किसमें, अमाशय में। इसमें स्रावित अम्ल भोजन को, बैक्टीरिया को मारता है। पाइलोरिक अमाशय में म्यूकोसा गैस्ट्रियन हार्मोन का स्राव करता है। यह जठर रस के स्राव को प्रेरित करता है, मतलब कि होने के लिए प्रेरणा देता है। अमाशय में भोजन मथ कर लेई के समान हो जाता है तथा भोजन के घटकों के पाचन में होता है। जठर के पाचक रस एवं जठर में पाचन क्रिया कैसे होती है इसके बारे में पूरा बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये दिया हुआ है, जठर ग्रंथियों से जठर रस उत्पन्न होता है। जठर रस पानी जैसा स्वाद में खट्टा होता है। जठर रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब वही HCl के अतिरिक्त रेनिन और पेप्सिन नामक 2 पाचक द्रव होते हैं। ये याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, रेनिन और पेप्सिन नामक का क्या होता है, पाचक रस होता है, एंजाइम होता है, जो कि ये पाचक द्रव भोजन प्रोटीन तत्वों में निम्नांकित परिवर्तन करते हैं, मतलब हमारे खाने में, ठीक है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन मिलकर प्रोटीन तत्वों एवं पेप्टोन जैसे घुलनशील पदार्थों को परिवर्तित करते हैं, मतलब कि वही लिक्विड में चेंज करने का काम करते हैं। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से यह दही जैसा पदार्थ आसानी से क्या हो जाता है, पच जाता है, क्योंकि हमारा खाना ना वही गाढ़ा द्रव के रूप में ही रहता है, उसी की बता रहे हैं। ठीक है, रेनिन नामक पाचक द्रव दूध के प्रोटीन तत्व केसिन को प्रभावित कर उसे दही जैसे पदार्थ में बदल देता है। जठर रस द्वारा उपयुक्त परिवर्तन आरंभ होने के पूर्व लार के टाइलिन पाचक द्रव क्रियाशील रहते हैं और कार्बोज पदार्थों को अधिक शोषण योग्य बना देते हैं। जठर में 3-4 घंटे के बाद भोजन रहने के कारण केशवाहिनियों द्वारा बहुत बड़े शर्करा तत्व पेप्टोन का अभिशोषण भी होता है। इसके बाद पेप्टोन के रूप में प्रोटीन तत्व शर्करा के रूप में कार्बोज और घुलनशील स्थिति में रहने वाले स्निग्ध तत्वों, स्निग्ध मतलब चिकना है ना, तत्वों से युक्त यह अम्ल मिश्रण जिसे काइम कहते हैं, मतलब पचा हुआ खाना पाइलोरिक आंत में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, ये पूरा तुम लोगों को खाने का पूरा दिखा रहा है कि हम खाना पहले खाते हैं वो कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे जाता है। 1 घंटे में ये गले के पास उतर कर यहाँ पर रहता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है 2 से 5 घंटे के बाद, फिर 9 से घंटे के बाद ये छोटी आंत में जाता है। उसके बाद में फिर कहाँ चले जाता है, 24 घंटे के बाद में ये मल द्वार, मतलब कि जहाँ से खाना बाहर जाता है, बचा हुआ कचरा, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट ये है पक्वाशय व छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत मतलब याद रखना हमारे शरीर में सबसे लंबा जो भाग होता है या जो सबसे लंबा भाग है उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, छोटी आंत बोलते हैं। यहाँ देखो 6 मीटर 6.5 मीटर पक्वाशय 6.5 मीटर लंबी व 2.5 मीटर चौड़ी स्नायु की बनी खोखली खोखली क्या होती है, नली है। मतलब तुम सोच सकते हो एक साड़ी जितनी लंबी है ना, ये क्या होती है, ऐसे रबड़ जैसी घूमती हुई रहती है। ये तुम लोग को दिख रहा है ऐसे गोल 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 गोल, ये लगभग 6.5 मीटर, मतलब आप 5.5 मीटर जितनी लंबी होती है, उससे भी 1.5 मीटर और लंबी रहती है। हमारे मतलब अभी आपको बताएं ना, हमारे मतलब कि जो पाचन संस्थान है ना, उसमें सबसे लंबा पार्ट इसी का होता है, छोटी आंत का। ठीक है, हाँ इसका देख लो 6 मीटर बता रहे हैं। छोटी आंत का प्रारंभ जठर के किनारे निचले मुंह से होता है, मतलब कि ये जो पाइप जैसा बना है ना, यहीं से जो स्टार्ट होता है उसको छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, छोटी आंत की प्रारंभिक 25 सेंटीमीटर भाग को पक्वाशय कहते हैं। पक्वाशय हेडिंग दिया है ना, तो वही बता रहा है, जो 25 सेंटीमीटर का आगे का भाग रहता है थोड़ा मोटा सा, उसको ही पक्वाशय कहते हैं। इसका आकार घोड़े के नाल के समान होता है। स्वादुपिंड या क्लोम कहते हैं निकलने वाले, बोलते हैं इसको, और यह यकृत से निकलने वाले पित्त नलिका में एकत्रित होकर पक्वाशय अपने रस को लाकर छोड़ती है। ठीक है, और जठर भ्रांति की इसके भी कितने आवरण होते हैं, 4 आवरण होते हैं। इसमें सबसे पहला है स्नाहिक स्तर, मतलब इसकी बाहरी परत स्नाहिक स्तर की होती है, अंदर परत से सटी रहती है। स्नायुविक स्तर, मतलब यह दूसरा स्तर जिसके अंदर स्नायु वर्तुलाकार बाहरी हिस्से से क्या रहता है, स्नायु खड़े रहते हैं, बताए। ठीक है, इनमें वर्तुलाकार स्नायु के स्थान पर आकुंचन होता है। आकुंचन संकुचन मतलब वही वो होना। ठीक है, और निचले भाग की शिथिल हो जाने के कारण, सिकुड़ जाने के कारण आकुंचन की लहरें पैदा होने के भोजन को आगे बढ़ने में क्या होती है, सहायता मिलती है। ग्रंथियों का स्तर, यह तीसरी परत है, मतलब 1 बाय 1 बता रहे हैं ना डायग्राम में, इसको देखना आप लोग। ठीक है, ग्रंथि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पर थी क्या मैं, हाँ यह तीसरी परत होती है। इसमें रस निकलता है, वह आंत्र रस कहलाता है। इस ग्रंथि से पाचक रस पैदा करने वाली ग्रंथियां लगी रहती है। फिर अंतस्त्वचातर, ये क्या होता है, ये झुर्रीदार होती है। ये पूरा पक्वाशय का बता रहे ना डायग्राम, जिसे पाचक रस के भोजन पर क्रिया करने होने के लिए, अन्य अभिशोषण होने के लिए थोड़ी अधिक क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि हमारे शरीर में सबसे जो लंबा भाग रहता है वो छोटी आंत का रहता है। ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लेना आगे का, उसके बाद मैं कल आपको पढ़ाऊँगी बड़ी आंत। ओके।